जरा कल्पना करने वाली बात है कि लगभग 400 लोग एक जहाज पर एक नए देश की चौखट पर आकर खड़े हैं। सामने जमीन दिख रही है, शहर की रोशनी चमक रही है, एक नए और बेहतर भविष्य की उम्मीद बन रही है। लेकिन उन्हें उस जमीन पर कदम रखने ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल, उन्हें लगभग 2 महीने तक समुद्र में उसी जहाज पर कैद रखा जाता है। उनका खाना पानी तक बंद कर दिया जाता है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं लगती, पर ये 1914 का वो ऐतिहासिक टकराव है जिसने उस वक्त 2 विशाल साम्राज्यों की नींव हिला दी थी। सही कहा। और आज हम उन्हीं दस्तावेजों, खुफिया रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक पन्नों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जो कोमाकाता मारू की इस भयावह और क्रांतिकारी यात्रा की पूरी कहानी बयान करते हैं। हाँ, और इस चर्चा का मकसद सिर्फ कुछ तिथियां या डेट्स याद करना नहीं है। हम उस मशीनरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो उस दौर में आम इंसान की जिंदगी तय करती थी। और देखिए, उस मशीनरी के पीछे का डर समझना बहुत जरूरी है। दस्तावेज जब हम ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो एक अलग ही तस्वीर उभर कर आती है। ये सिर्फ एक जहाज के लौटाए जाने की आम कहानी नहीं है। तो फिर क्या थी ये यात्रा? असल में ये एक ऐसी यात्रा थी जो रोजी रोटी की तलाश से शुरू तो हुई थी, लेकिन अचानक एक ऐसी त्रासदी और क्रांति का प्रतीक बन गई जिसने न केवल कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम की सच्चाई दुनिया भर के सामने ला दी, बल्कि ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक बारूद का काम किया। मैं दस्तावेजों में देख रही थी कि ये महज एक कानूनी मुद्दा नहीं था। ये सीधे तौर पर साम्राज्यवाद और एक आम नागरिक के आत्मसम्मान के बीच की टक्कर थी। बिल्कुल ठीक पकड़ा। तो इस टक्कर की शुरुआत को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्प्रिंग 1914 यानी बसंत ऋतु का समय था। एक जापानी स्टीमशिप जिसका नाम कोमागाता मारू था, हांगकांग से रवाना होता है। अच्छा, और इसकी मंजिल कहाँ थी? इसकी मंजिल थी वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया। दस्तावेज साफ बताते हैं कि इस जहाज पर पंजाब से आए 376 यात्री सवार थे। इनमें 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू थे। और इस पूरी यात्रा के पीछे एक व्यक्ति का बहुत बड़ा विजन था, राइट? गुरदित सिंह। हाँ, गुरदित सिंह। वो एक व्यवसायी थे जिन्होंने इस जहाज को चार्टर किया था। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है, कोई व्यवसायी एक ऐसी यात्रा पर इतना पैसा क्यों लगाएगा जिसका विरोध होने की आशंका पहले से ही थी? मतलब रिस्क तो बहुत था। रिस्क था, पर गुरदित सिंह का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था। वहां वो असल में उस दौर के कानून को चुनौती देना चाहते थे। उस समय भारतीयों को लगता था कि चूंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक हैं, हाँ, तो उन्हें एम्पायर के किसी भी हिस्से में, जैसे कि कनाडा में, आने जाने और बसने का अधिकार होना चाहिए। सही कहा। लेकिन जब मई 1914 में ये जहाज वैंकूवर के हार्बर में पहुंचा, तो वहां के इमिग्रेशन अधिकारियों ने एक ऐसी कानूनी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना उन यात्रियों के लिए लगभग नामुमकिन था। उन्होंने यात्रियों को उतरने से रोक दिया था ना? हाँ, सख्ती से रोक दिया। और इस रोक के पीछे जिस कानून का हवाला दिया गया वो था 1908 का कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन, यानी निरंतर यात्रा नियम। एक मिनट, इस नियम को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसकी शर्तें पढ़ने में ही बेहद अजीब और सच कहूं तो अतार्किक लगती हैं। बिल्कुल, बताइए क्या अजीब लगा इसमें? इस नियम के मुताबिक कनाडा में सिर्फ वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था जिसने अपने जन्म स्थान या नागरिकता वाले देश से यात्रा शुरू की हो और बिना कहीं रुके सीधे कनाडा पहुंचा हो। हाँ, और उस दौर के हिसाब से ये कैसा लगता है? वही तो। अब 1914 के जमाने में स्टीमशिप्स कोयले पर चलती थीं। भारत से कनाडा तक का सफर बहुत लंबा था। जहाज को ईंधन लेने के लिए, राशन भरने के लिए किसी न किसी पोर्ट पर रुकना ही पड़ता था। सही बात है। तो बिना रुके सीधे यात्रा करना तो भौगोलिक और तकनीकी रूप से पूरी तरह असंभव था। ये तो वही बात हुई कि किसी को अपने घर आने का न्योता दो, लेकिन शर्त ये रख दो कि दरवाजे से नहीं आना है, सीधा हवा में उड़कर छत से कूदना पड़ेगा। हवा में उड़कर छत से? हाँ, बिल्कुल यही मजाक हो रहा था उनके साथ। क्या ये नियम असल में सिर्फ भारतीयों को बाहर रखने का एक बहाना नहीं था? मुझे तो यही लगता है कि ये असल में सिर्फ एक नस्ल को रोकने का छलावा था। और ये नियम जानबूझकर बनाया गया एक छलावा ही था। कानूनी दस्तावेजों को अगर हम थोड़ा और करीब से देखें तो इस नियम में कहीं भी किसी नस्ल, रंग या देश का एक्सप्लिसिटली नाम नहीं लिखा गया था। अच्छा। मतलब कानून की भाषा बिल्कुल तटस्थ या न्यूट्रल लगती थी सतह पर। हाँ, सतह पर न्यूट्रल थी, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था वो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रहा था, और वो थे भारत से आने वाले लोग। कनाडा की सरकार पर
स्थानीय लोगों का दबाव होगा उस वक्त। बहुत दबाव था। स्थानीय लोग एशियन इमिग्रेशन का कड़ी तरह से विरोध कर रहे थे। एक सीधा बैन लगाने के बजाय उन्होंने ये कंटिन्यूअस जर्नी का टेक्निकल बहाना बनाया ताकि दुनिया भर में ये ना लगे कि ब्रिटिश एम्पायर अपने ही नागरिकों के साथ भेदभाव कर रहा है। वाह! और इस छलावे का नतीजा यात्रियों को कितनी बुरी तरह भुगतना पड़ा। जहाज को हार्बर में रोक दिया गया था। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूरे 2 महीने तक। 2 महीने! सोचिए उस स्थिति के बारे में। किनारे पर शहर दिख रहा है, लोग चलते फिरते दिख रहे हैं, लेकिन जहाज पर कैद उन 376 लोगों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दस्तावेजों में साफ दर्ज है कि उनका खाना पानी आखिरकार बंद कर दिया गया था। अधिकारियों ने उन्हें थकाकर, भूखा रखकर तोड़ने की कोशिश की। उनका सोचना होगा कि लोग टूटकर खुद वापस लौट जाएंगे। यही लगता था उन्हें, लेकिन उन यात्रियों ने हार नहीं मानी। जब स्थानीय पुलिस ने जबरदस्ती जहाज पर चढ़ने की कोशिश की तो इन भूखे प्यासे यात्रियों ने उनका कड़ी टक्कर से मुकाबला किया। पर उनके पास तो कुछ था नहीं ना, हथियार ना खाना। हथियार नहीं थे, लेकिन उन्होंने जहाज पर मौजूद कोयले और ईंटों का इस्तेमाल करके पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाप रे! कोयले और ईंटों से पुलिस का सामना किया। ये तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला रहा ही नहीं था फिर। बिल्कुल नहीं, ये एक बगावत का रूप ले चुका था। उस विरोध ने पूरे साम्राज्य को एक तोड़ा मारा था। लोग आमतौर पर ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं, स्टेट की ताकत के आगे झुक जाते हैं। हाँ, 2 महीने की भूख के बाद तो कोई भी हार मान लेगा। लेकिन कोमागाता मारू के यात्रियों ने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसने उन्हें एक सामान्य प्रवासी से बदलकर एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे स्टेट अब अपने लिए खतरा मानने लगा था। हालांकि मैंने पढ़ा कि जमीन पर कानूनी लड़ाई वो हार गए थे। हाँ, कानूनी लड़ाई हारने और मिलिट्री क्रूजर HMCS रेनबो के वहां खड़े होने के बाद आखिरकार जुलाई 1914 में जहाज को वापस रवाना होना ही पड़ा। लेकिन जब ये यात्री वापस लौटे तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। हाँ? है ना? और दूसरी तरफ ब्रिटिश अधिकारियों का उन्हें देखने का नजरिया भी बदल गया था। सही कहा। दोनों तरफ एक दूसरे के प्रति बहुत शक और गुस्सा भल चुका था। और कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यहीं से शुरू होता है। एक तो इतनी लंबी, थका देने वाली यात्रा, ऊपर से 2 महीने का संघर्ष। ऐसे में कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि जब वो अपने देश वापस पहुंचेगा तो शायद उसे थोड़ी राहत मिलेगी। पर जब सितंबर के आखिर में ये जहाज कैलकाटा के पास बजबज पोर्ट पर पहुंचा तो वहां कोई राहत नहीं थी उनके लिए। वहां बंदूकें थीं और भारी पुलिस बल तैनात था। ब्रिटिश अधिकारियों ने इन यात्रियों के जहाज से उतरते ही उन्हें जबरदस्ती ट्रेनों में ठूंसना शुरू कर दिया। हाँ, उन ट्रेनों का रुख सीधे पंजाब की तरफ था। यात्रियों को कैलकाटा शहर में जाने तक की इजाजत नहीं दी गई थी। पर यात्रियों ने एक बार फिर इस जबरदस्ती का विरोध किया होगा। बिल्कुल किया। वो वहां से पैदल ही शहर की तरफ चल पड़े। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो आगे नहीं झुकेंगे। और उस पैदल मार्च का परिणाम इतना भयावह था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्रोत बताते हैं कि ब्रिटिश पुलिस ने उस निहत्थे भीड़ पर सीधी गोलियां बरसा दी। बजबज घाट पर हुए इस गोलीकांड में 20 यात्री मारे गए। जो बच गए उनमें से ढेरों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। और गुरदित सिंह, जिन्होंने ये सब शुरू किया था, गुरदित सिंह उस अफरा-तफरी के बीच वहां से बच निकलने में कामयाब रहे। वो अगले 6 सालों तक अलग अलग रूप बदलकर छिप कर रहे। आखिरकार 1920 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। यहाँ दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। एक आम व्यवसायी जिसने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर जहाज चार्टर किया, एक कानून को चुनौती देने की कोशिश की, वो अचानक ब्रिटिश सेना के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया कि उन्हें मार गिराने के लिए गोलियां चला दी गई। हाँ। एक एंटरप्रेन्योर और काम की तलाश में निकले आम लोग अचानक राजनीतिक दुश्मन कब बन गए? ब्रिटिश सरकार को आखिर उनसे इतना डर क्यों लग रहा था? देखिए, उस भारी शक और डर की जड़ समझने के लिए हमें इस यात्रा के नक्शे को थोड़ा ध्यान से देखना होगा और कनाडा पहुंचने से पहले वाले एक मुकाम पर नजर डालनी होगी। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हम चलते हैं जापान के योकोहामा बंदरगाह पर। जब जहाज वहां रुका था तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उस जहाज और उस पे सवार लोगों की आत्मा को ही बदल दिया। इस घटना का सीधा कनेक्शन गदर आंदोलन से था। गदर आंदोलन, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी ना? हाँ, 1913 में नॉर्थ अमेरिका, खासतौर पर सैन फ्रांसिस्को और उसके आसपास के इलाकों में प्रवासी पंजाबियों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इनका लक्ष्य था भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराना, और वो भी किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन से नहीं,
बल्कि एक सशस्त्र क्रांति यानी हथियारबंद विद्रोह के जरिए, राइट? बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब जब कोमागाटा मारू योकोहामा पहुंचा तब तक वहां की हवा में ये क्रांति की बातें पहले से घूम रही थी। दस्तावेज साफ इशारा करते हैं कि योकोहामा में गदर कार्यकर्ता इस जहाज पर आए, उन्होंने यात्रियों के सामने भाषण दिए, अपने क्रांतिकारी अखबार और कविताएं बांटी। जरा सोचिए उस वक्त उन यात्रियों की मानसिकता क्या होगी। वो लंबे सफर से गुजरे थे, उन्हें आगे आने वाले इमिग्रेशन कानून के डर ने पहले ही घेर रखा था। ऐसे में उन क्रांतिकारी भाषणों ने उनके अंदर के गुस्से को एक दिशा दे दी होगी, एक पर्पस मिल गया होगा उन्हें। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ब्रिटिश इंटेलिजेंस को हिलाकर रख दिया था। जब गदर नेता जहाज पर चढ़े तो उन्होंने यात्रियों को यह समझाया कि उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, चाहे वो कनाडा के दरवाजे पर हो या किसी और देश में, उसका असली कारण ये है कि उनके अपने देश में उनकी अपनी कोई सरकार नहीं है। एग्जैक्टली, वो एक गुलाम देश के नागरिक हैं और इसलिए दुनिया भर में उन्हें जलील किया जा रहा है। इस विचार ने पूरी यात्रा का फोकस ही शिफ्ट कर दिया। अब वो सिर्फ एक बेहतर आर्थिक भविष्य की लड़ाई नहीं थी, वो साम्राज्यवादी शासन की नींव उखाड़ने की लड़ाई बन चुकी थी। सही कहा। ये एक बहुत बड़ा आयाम है चर्चा का। एक सामान्य जहाज जिस पर लोग काम ढूंढने निकले थे, वो योकोहामा के बाद एक तैरता हुआ राजनीतिक मंच बन गया। एक फ्लोटिंग पॉलिटिकल रैली। बिल्कुल। इसने कनाडा की नस्लभेदी नीतियों और ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम बनाने वाले कानूनों दोनों को एक ही लाठी से हाँक दिया था। ये बात उन स्रोतों में साफ झलकती है कि कैसे सतह पर दिखने वाला एक इमिग्रेशन मुद्दा अंदर ही अंदर एक ग्लोबल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन चुका था। और पता है, इसी वजह से जब ये जहाज बज-बज पोर्ट पर पहुंचा तो ब्रिटिश पुलिस उन्हें भटके हुए यात्री या निराश मजदूर नहीं मान रही थी। वो उन्हें खतरा मान रहे थे। हाँ, उन्हें लग रहा था कि जहाज पर सैकड़ों हथियारबंद क्रांतिकारी उतर रहे हैं जो पूरे देश में बगावत की आग फैला देंगे। क्या उनका ये डर सही था? उनका डर कुछ हद तक आगे चलकर सही भी साबित हुआ, क्योंकि हालांकि जहाज पर उस वक्त हथियार नहीं थे, लेकिन इस घटना ने जो आक्रोश पैदा किया उसने हजारों प्रवासियों को गदर आंदोलन से जोड़ दिया। मतलब आग भड़क चुकी थी। हाँ, लोग कनाडा और भारत सरकार के इस रवैये से इतने गुस्से में थे कि 1915 में दुनिया भर से बहुत से गदर सदस्य भारत लौट आए ताकि वो सेना के अंदर म्यूटनी या विद्रोह करवा सकें। कोमागाटा मारू की घटना उस विद्रोह के लिए एक सबसे बड़ा प्रेरक तत्व बन गई थी। ये सच में हिला देने वाला इतिहास है, लेकिन इस विश्लेषण का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। घटनाएं 1914 और 1915 में घटी, गोलियां चलीं, लोग मारे गए और वक्त आगे बढ़ गया। पर इतिहास का पन्ना तब तक खुद को बंद नहीं करने देता जब तक उसके निशानों को, उसके दुष्परिणामों को औपचारिक रूप से स्वीकार न किया जाए। सही कहा। और स्रोत हमें कई दशकों आगे ले जाते हैं, वापस कनाडा की तरफ, जहां इस पूरे किस्से पर आत्ममंथन शुरू होता है। इस घटना की माफी की प्रक्रिया 2 चरणों में हुई थी। हाँ, 2 अलग-अलग चरण। पहले 2008 में वहां के प्राइम मिनिस्टर स्टीवन हार्पर ने एक माफी मांगी, लेकिन उस माफी को पीड़ित समुदाय ने अस्वीकार कर दिया था ना, ये कहकर कि ये अपर्याप्त है। बिल्कुल। उसके बाद 2016 में आकर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट के भीतर हाउस ऑफ कॉमन्स में एक औपचारिक माफी मांगी, जिसे स्वीकार किया गया। अब यहाँ एक आम सवाल उठ सकता है कि आखिर इन 2 चरणों के बीच क्या फर्क था? माफी तो माफी होती है ना। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि ढंग और संस्था की गरिमा का था। स्टीफन हार्पर ने जो माफी मांगी थी वो एक पब्लिक पार्क में मांगी थी, बेयर क्रीक पार्क में एक कार्यक्रम के दौरान। अच्छा, पार्क में? हाँ, जब कोई नेता पार्क में खड़े होकर कुछ कहता है तो उसमें राजनीतिक लाभ की गंध आती है। वो महज एक बयान होता है। पर जब बात ऐसी त्रासदी की हो जो सरकारी कानून बनाकर की गई हो, तो उसका पश्चाताप की उसी जगह होना चाहिए जहां वो कानून बना था। हाउस ऑफ कॉमन्स देश की सबसे बड़ी संसदीय संस्था है। वहां खड़े होकर माफी मांगने का अर्थ है कि पूरा राष्ट्र इंस्टीट्यूशनल लेवल पर अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और उसे हमेशा के लिए संसद के रिकॉर्ड्स में दर्ज कर रहा है। ये वाकई उस घाव पर मरहम लगाने जैसा है जिसे स्टेट ने खुद एक सदी पहले दिया था। ये बताता है कि इतिहास कितना ताकतवर होता है। सही बात है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है जो किताबों में दब गई है। एक गलती, एक अत्याचारी कानून सदियों तक वर्तमान समाज की आत्मा पर बोझ बनकर बैठा रहता है, जब तक कि उस स्टेट की सबसे बड़ी संस्था आईने में देखकर गलती ना मान ले। जो ठेस उन यात्रियों के आत्मसम्मान को 1914 में दी गई थी, उसकी चीखें 2016 तक सुनाई देती रहीं और तब जाकर उन्हें थोड़ी शांति मिली होगी। सही मायने में देखा जाए तो ये दस्तावेज सिखाते हैं कि आम लोगों की जिंदगी पर ऊपर से थोपे गए नियम कितना गहरा असर डालते हैं। निरंतर यात्रा नियम पढ़ने में किसी दफ्तर के पेपर जैसा लग सकता है,
पर उसे एक पेपर की कीमत उन 376 लोगों ने पहले भूख और थकावट से और बाद में गोलियां खाकर चुकाई। और जो साम्राज्य ये समझता था कि वो अपने बनाए नियमों से किसी की आवाज दबा देगा, उसने ध्यान नहीं दिया कि वही नियम दुनिया भर में फैले प्रवासियों को एकजुट कर देगा। उस एक घटना ने सबको ये दिखा दिया कि असमानता और भेदभाव का असर आखिर कहां तक जा सकता है। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या निकलता है? एक कानून जिसने इंसानियत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लोगों को दुश्मनों जैसा महसूस करवाया और उन्हें जलील करके वापस भेज दिया, पर बदले में उसने डर नहीं पैदा किया। नहीं, डर के बजाय उसने एक ऐसी चिंगारी पैदा की जिसने ब्रिटिश शासन को जड़ से हिला दिया। कोमागाता मारू की कहानी सिर्फ इस बात का प्रमाण नहीं है कि सिस्टम कितना निर्दयी हो सकता है, बल्कि ये इस बात का भी उतना ही बड़ा प्रमाण है कि आम इंसान कितना साहस दिखा सकता है। बिल्कुल सही जगह ध्यान दिला रही हैं आप। उस साहस की तस्वीर तब दिखी जब उन यात्रियों ने बिना खाने पीने के सिर्फ लकड़ी और कोयले के टुकड़ों से आर्म्ड पुलिस का सामना किया था जहाज पर। और वही अद्भुत साहस कलकत्ता में भी दिखा, जब पूरी तरह टूट चुके होने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश बंदूकों के आगे अपना सर नहीं झुकाया। हाँ, उन्होंने किसी और की तैयार की गई ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया और खुद अपने कदमों पर चलने का फैसला किया, चाहे उसकी जो भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। इस चर्चा को यहाँ विराम देने से पहले एक विचार जिस पर थोड़ा ठहर कर सोचना जरूरी है। एक इंसान काम की तलाश में अपना घर छोड़ता है, वो मीलों लंबा समुद्र पार करता है। उसके बाद पहले उसे कनाडा की चौखट पर धुतकारा जाता है, वहां की आर्म्ड पुलिस उस पर हमला करती है और वो उनका सामना करता है। फिर कई हफ्तों की भूख और नाउमीदी के बाद जब वो वापस आता है तो घाव पर मरहम के बजाय उसके सामने ब्रिटिश तानाशाही की बंदूकें होती हैं। इन सब के बावजूद वो झुकने या दबने से इनकार कर देता है। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि ये आखिर आती कहाँ से है? आम नागरिकों के भीतर पैदा होने वाली ऐसी अद्भुत ताकत और हिम्मत जो उन्हें दुनिया के दो अलग अलग कोनों पर दो ऐसी विशाल ताकतों को सीधी चुनौती देने के लिए प्रेरित कर दे जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी नियम या कानून से ज्यादा ताकतवर है। इसे समझने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। आज इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दस्तावेजों के इस सफर ने एक नया नजरिया और नए सवाल जरूर पैदा किए होंगे। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।